हेलो। भैया यूट्यूब वाली कल वाली जो लेटेस्ट वीडियो का लिंक मैंने शेयर करा था ग्रुप में, वो देख ली थी आपने? भैया इसमें कल की तो वीडियो नहीं है। तो कैसे हो सकता है भाई? मुझे भी फिलहाल दिखाई दे रही है 5:26 ग्रुप में वीडियो है, और मैंने मैसेज भी कर रखा है कि रिकॉर्डेड होगी आज केस स्टडी ऑफ चैप्टर 4। उसके जस्ट बाद लिंक शेयर करा था मैंने। मिली नहीं अब तक भी? मैं मिल गई मिल गई। ये क्यों नहीं मिली भाई तुम्हें? इसे देखने में क्या दिक्कत आई अंजलि? भैया ये मेरे मैसेज खुद भैया ये मम्मी वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, ये इसलिए फिर पता नहीं चलता आपने नया मैसेज कौन सा भेजा, तो वो पता नहीं चला उसमें। ये तो मैंने वहां भी ऐड कर रखी है आपके बैच में। भैया कहाँ पे? देखने की देर है तुम्हारी बस। बैच में लग से आपकी जो वीडियो है इसकी ओसवाल प्रैक्टिस की, वो वहां पे डली हुई है सारी की सारी। देखोगे जब तो पता चलेगा। ये कर लिए क्या दर्शन रीजन वाले सारे? जी भैया ये तो मैंने कर लिया, और भैया इसमें कुछ डाउट भी थे। बताओ कौन सा डाउट? एक मिनट। भैया एक तो 4th, क्वेश्चन नंबर 4। और भैया एक क्वेश्चन था ये 5th, नहीं 5th नहीं फोर्थ भैया 6th फोर्थ और और 4th। जी 4th और 6th। हाँ देखो, तो पहले 6 को देख लो। 6 में क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू दे रखी है, एक छोटा सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। और आपको दिया हुआ है कि ए इनवर्स किसके बराबर है? के ए के बराबर है। देन के इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, पहले तो इसको चेक करना। मतलब इसमें ये इतने चतुर हैं एग्जाम कंडक्ट करने वाले कि एक ही क्वेश्चन में दो दो बातें, दो दो चीजें पूछ रहे हैं स्टूडेंट से। तो हमें ए जब दिया हुआ है तो क्या ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे हम? बड़े आराम भैया से निकलेगा निकाल। ना इनवर्स। क्या जी फॉर्मूला भैया। होता है इनवर्स का? जी एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। भैया। ठीक है, ये ए इनवर्स निकालोगे आप यहाँ से। दूसरा, के की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ठीक है, उसको भी रोक के रखो और ए पुट कर दो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए इनवर्स क्या आएगा हमारा। ठीक है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी -1/19 -2 -3 -5 2। ये क्या है? ए इनवर्स है। ठीक है बात। और हमें क्या करना है? के ए, यानी कि 1/के की वैल्यू कितनी है? 1/9। ठीक है, और ए कितना है? ए तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2 3 5 -2। तो आप ये बताओ, क्या दोनों साइड आपको बराबर होती हुई दिख रही है? नहीं भैया बराबर तो नहीं है। बराबर नहीं है ना, फॉल्स है। तो ए जो है वो गलत बात है। अब आर को चेक कर लो। आर क्या है? आर क्या कहता है? ठीक है, आर में दिया हुआ है आपको कि ए इनवर्स का मोड, ये हमने पीछे प्रूव कर लिया। ए इनवर्स का मोड किसके बराबर होता है? 1/a के बराबर होता है। एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू है और इसी में हम कर चुके हैं, तो ये तो सही बात है। तो यहाँ क्या होगा? ए ट्रू और आर फॉल्स। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है भैया। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, अगर आपको ए दे रखा है इज द सिंगुलर, सिंगुलर का क्या मतलब होता है? सिंगुलर का मतलब होता है जब ए का मोड 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 4 है। देखो इसको करते हैं, चलो मैं बताता हूँ आप। वैसे तो सामने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसका, समझो। सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर का केस होता है कि ए का मोड 0 हो जाए, तो आप इसको बिना कुछ सोचे समझे प्रोसीड करना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि इसका मोड, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट निकालना जब आप शुरू करोगे तो आप यहाँ जाके अटक जाओगे। इस वाले केस में आपका लैम्डा प्लस 2 10 माइनस 2 इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर ले लो, है ना। लैम्डा कितना आया, 4, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 4 रखने पे ए का मोड 0 हो जाता है, तो ये सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे असर्शन क्या है, ट्रू। अब रीजन देखो, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए का मोड 0 के बराबर होता है, तो ये तो इसका रीजन सही है ना, ठीक है। ए को जी आर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। ठीक है भैया। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। मैट्रिक्स का आपने काम कर दिया, डिटरमिनेंट का कर दिया, और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है भाई। एग्जाम में मार्क्स बढ़िया आएंगे, बस थोड़े सी अभी अब भी अगर जाग जाओ ना, अब भी तरीके से प्रॉपर 8-7 घंटे की स्टडी कर दो डेडिकेटेड, तो अब भी मजा ही आ जाएगा। जिस टाइम मार्कशीट को देखोगे तो अलग ही सुकून महसूस होगा। देखो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये क्या चीज है, देखो लिखा हुआ है केस 2 ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं इसलिए बार बार कहा कि एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने के बाद सेट लगाओ तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक बार शुरू से मैं सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट कराता हूँ, और कल हम फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे, और नए नई उसके बाद उसकी थ्योरी सीखने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे सैंपल पेपर से, ठीक है। हमने थर्ड चैप्टर को रिपीट कर लिया, फोर्थ चैप्टर को रिपीट कर लिया, ठीक है भाई। जो पहली बुक है उसको टारगेट लेके चल रहे हैं, तो फिफ्थ सिक्स और 1-2 बचा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी क्लास बंद होने के बाद, पहली बात तो होमवर्क देखो क्या मिलेगा, अगर जो भी मिलेगा उसको करने का उत्तरदायित्व है तुम्हारा। दूसरा ये है कि जो कल जो पढ़ाया जाए ना उसको पहले से ही पढ़ के रखो, तो आप पहले ही एडवांस रहोगे, लीड जनरेट कर लोगे, और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है स्टूडेंट के लिए, ठीक है भाई। ये आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में जब तक भी आप रहोगे ना, जब तक भी आप क्लासेस दोगे, तो क्लासरूम में क्या होने वाला है वो पहले ही पता करके रखो, ठीक है। मेरी तो यही आदत थी, जब टीचर्स कई बार बताते भी नहीं थे तो मैं रोक के पूछ लेता सर कल क्या पढ़ाओगे, तो वो बताते थे कि सर हम ये पढ़ाएंगे, ये बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट होगा या मैथ्स में ये होगा, तो उसको पहले ही उल्टा पुल्टा जो भी मन कर रहा है पढ़ दो। ये जरूरी थोड़ा ही है कि हमें पहले से चीजें पता हों, बस ये है कि जब आप उनमें से निकल जाओगे ना तो 10 से 15% चीजें आपको पहले से ही याद होंगी, और जब टीचर बताएगा तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। जो बच्चे जीरो बैठे हैं, जीरो क्या, जिनका फोकस नहीं है तो वो तो नेगेटिव में है, तो उनसे आप कितने आगे होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज अब में आपको मजा ही आ जाता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक आपके इंटरेस्ट का फंस जाता है, तो आपकी छवि इतनी बढ़िया बन जाती है कई बार क्लास में, टीचर भी आपका फैन हो जाता है कई बार, जब वो तो स्टार्ट टॉपिक को स्टार्ट करता है और आप उसके क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट कर देते हो। ये मुझे एक्सपीरियंस है, 9th क्लास में थे हम, एक बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है, डार्विन का कॉन्सेप्ट आता है कि हम पहले
जमीन पे घास थी, हमारा ग्रो कैसे हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट की थ्योरीज जो आती हैं बायोलॉजी में, शायद अब पता नहीं है नहीं है, तो उनका है एक एक्सपीरियंस, उनमें टीचर ने स्टार्ट करा और मैं पता नहीं मतलब मॉर्निंग में उठ के 4 बजे, 4 से 5, 1 डेढ़ घंटा उसको पढ़ के गया था पहले ही। अब टीचर आया फ्रेश बिल्कुल, उसने स्टार्ट करा। एक दो स्टूडेंट और थे कंपटीशन पे जो पढ़ के जाते थे, लेकिन मैंने ज्यादा पढ़ा हुआ था उनसे, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, और मुझे मजा भी आया उसमें। जब टीचर ने स्टार्ट करा तो मैंने एज इट इज बोलना शुरू कर दिया। अब टीचर मतलब उसी टाइम पे फैन हो गया, और उनका परिचय मेरे साथ में आज तक है, उसी उसी मोमेंट से, उसी क्लास से, ठीक है, उसी 15 मिनट के डिस्कशन से वो आज तक मुझे जानते हैं। अदरवाइज मेरा बायोलॉजी में तो कुछ था ही नहीं फिर 10th के बाद। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं अगर आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो। उनके साथ में ऐसे शास्त्रार्थ हुए मेरे उस टाइम पे, हालांकि मुझे कोई बायोलॉजी में अब तक भी इंटरेस्ट नहीं है उतना, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था। और भैया माना था, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, बस वो ऐसा था टॉपिक की, मतलब उसमें हमें ये सीखने को मिला कि भाई हम कैसे ग्रो हुए, कैसे आदि मानव से पूंछ निकलती थी हमारी, हमने उसका यूज करना बंद कर दिया। जैसे माइंड का हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो वैसे वैसे ही पहले जमीन पे घास थी तो हम झुक के काम करते थे, तो हमारी गर्दन ऐसी थी, तो फिर हमने ऊपर की तरफ खाया, तो मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया था। अब वो जैसे टीचर के साथ में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, तो टीचर तो फैन ही हो गए, उनसे जाए तो बड़ा विद्वान है कोई। अब लास्ट में तुम यकीन नहीं मानोगे, लास्ट के 5 मिनट में टीचर यहाँ आ गए थे कि विक्रांत बताओ हम क्या पढ़ाएं, और ये आपके लिए ये क्लियर कर दें, जैसे वेटर होते हैं ना होटल में, तो वैसी वाली स्थिति आ गई थी। मैं खुद ही सोच रहा था कि अगर एक दो बात और पूछ ली, मुझे तो पता भी। तो ये चीज है ना, ये हैक है, कई बार आपको मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। और जो सामने वाले बच्चे थे जो एक एक दो दो चीज पढ़ के गए थे ना, वो जी भाई। कुछ बोले उधर से, और मैंने कहा सर ये तो उसका फैक्ट है, ये थ्योरी है ही नहीं, ये तो उसका फैक्ट है। तो सर ने सोचा कि वाह, इसके पास तो उनकी कार्ड भी है, ये तो बड़ा जीनियस है। तो वहां से लेके अब तक परिचय है, लगभग लगभग कितने साल हो गए होंगे इस बात को, लगभग 15, हाँ 15 साल तो हो गए, 15 क्या, हाँ 13-14 साल हो गए, ये लंबा टाइम बैठता है, तो वहां से नाम से जानते हैं अब भी जहाँ भी मिल जाते हैं। तो ये रहती हैं चीजें कई बार, तो इसलिए पहले पढ़ लिया करो। जो एक बुक है मेरे पास में, उसमें स्टूडेंट की लाइफ के बारे में कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागना। मैं इसको पूरा मानता नहीं कि भाई अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है, आप 11, 11:30 सो रहे हो, तो 4 बजे उठ नहीं पाओगे, तो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करता, आप कर पाओ तो मोर देन बेटर है। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ में रूल है कि आपकी नींद कम होनी चाहिए, मतलब इतनी गहरी नींद में ना सो बिल्कुल टुकड़े बेच के, मैं इसको भी नहीं मानता। मेरे अनुसार अगर आपका 5, 5.5 घंटे की या 6 घंटे की जितनी भी लेते हो, वो पूरी डीप लो, तभी तो काम कर पाओगे। हाँ जी भैया। तीसरा रूल ये है कि आप खाना कम खाओ, मैं इसको भी नहीं मानता। आप खाना खाओ पर क्वालिटी में अच्छा खाओ, कम या ज्यादा खाने से मतलब नहीं है, मतलब है क्वालिटी में अच्छा खाओ। मान लो आप 3 दिन समोसे खा के पढ़ने बैठो, और 3 दिन फ्रूट्स खा के, सैलेड वगैरह सलाद जो होती है, इन चीजों को लेके बैठो, तो अलग ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। कुछ रूल्स हैं ये, और उसी में ही एक पॉइंट ये था कि जो भी क्लास में डिस्कशन हो उसको पहले ही आप पढ़ के जाओ। और उसमें मजा ये आता है कि आपके पास बर्डन तो रहता नहीं कि कोई सुनेगा आपसे, है ना, क्योंकि वहां सारे के सारे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ना कोई टीचर आपसे आपको बाध्य कर सकता कि हाँ सुनाओ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आज, कोई मैजिशियन थोड़ा ही है हम जो बता देंगे। तो बिना बर्डन के जब आप पढ़ते हो तो चीजों को कई बार ज्यादा सीख लेते हो, ठीक है ना। तो अब से रूल बनाओ, जो भी आपकी क्लास हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी आप सीखने वाले हो, टीचर को क्लास के बाद में बोलो कि सर हम कल क्या पढ़ेंगे। उससे टीचर के माइंड में भी छवि आपकी ऐसी जाएगी कि यार ये बच्चा कितना सिंसियर है, इसको तो मुझे और एक्स्ट्रा अटेंशन देनी चाहिए। तो एंजॉय करो जो भी लाइफ है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो इसको पूरा एंजॉय करो।
जब आपकी जॉब लगेगी, आप काम पे होंगे, तो उसको एंजॉय करना, रिग्रेट मत रखना कुछ भी। ये एक वर्ड है ना, ये सबसे बड़ा एक खतरनाक है, रिग्रेट। मतलब ये रिग्रेट का अर्थ ये हुआ आपकी इस डिस्कशन में कि कुछ भी ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि यार हम ये कर लेते, ऐसा कर लेते। इस स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले देखो आपका कर्तव्य क्या है, आपका गोल क्या है। अच्छे मार्क्स गेन करना, अच्छी नॉलेज गेन करना है, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। जब समाज में आप जाओगे, जब आप 4 लड़कियों के बीच में अपने आप को पाओगे ना, अपने फ्रेंड के बीच में या अपनी सोसाइटी में, अपने रिलेटिव के बीच में, तो आपको कितना ज्ञान है वो मैटर करेगा। नॉलेज ही पावर है। ये मैटर नहीं करने कि आपने कितने बढ़िया स्टैंडर्ड के कपड़े पहने हुए हैं, कितने बढ़िया आपने मेकअप करा हुआ है, ठीक है, कितने बढ़िया आपके रिलेशनशिप है। बस ये मैटर करेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है। नॉलेज ही कभी बूढ़ी नहीं होती। आप देखना, कभी ऐसा होता है कि कई बार ज्यादा पैसे वालों का भी सम्मान नहीं होता, ज्यादा सुंदर दिखने वालों का भी सम्मान नहीं होता, ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने वालों का भी सम्मान नहीं होता, जिनके घर में ज्यादा गाड़ियां हैं उनका भी सम्मान नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति का हर बार सम्मान होता है, हर जगह सम्मान होता है, और हमेशा सम्मान होता है जिसको नॉलेज होती है। तो स्टूडेंट लाइफ का आपका ध्येय ये है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना। ठीक है भैया। बस इसको पूरा एंजॉय करो, इसमें बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपके घर में खुद एक टीचर है, आपके बाप, ठीक है। और बाकी मुझे आप कभी भी कॉल करके अपना डिस्कशन करो, कुछ भी करो कि मुझे ये करना, ये ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है। सोर्स बहुत सारे हैं। जी भैया। और आयुषी को भी मोटिवेट करो, क्योंकि ये होता है ना, देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, अपने घर का प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट लगाव है आप लोगों से, क्योंकि जुड़े हुए हो, और मेरा कर्तव्य भी है एज ए टीचर आपको जगाना। अभी रिसेंटली मैंने ये चीज प्रैक्टिकल करी है कि मैं अगर अपने घर में कुछ बोलता रहूं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो टेम्परेरी होगा। कोई मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो मतलब 90% चांस होते हैं कि वो बात फॉलो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको करना खुद ही शुरू करूं, मेरी पर्सनैलिटी से वो वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाए, तो 10% ही चांस है वो बात आपके घर में अप्लाई ना हो। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं फिटनेस के प्रति थोड़ा सा जागरूक हूँ पहले से ही, तो मैं अपने घर पे बोलता रहता था कि मम्मी को भी और वाइफ को भी कि आप योगा करो या आप फिटनेस पे ध्यान दो, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे बचे रहोगे। पापा जबकि योगा करते हैं, बीच बीच में वो भी कभी कभी स्किप कर देते थे। तो अब मैं तो डेली करता ही हूँ, मैंने और कुछ चीजें करनी शुरू कर दी फिटनेस में ही। डेली जल्दी मॉर्निंग उठ के, जब सब सोते रहते थे, 4 बजे के आसपास उठ के रनिंग करनी शुरू कर दी, और वहां से घूम के आना, ये सब। तो वो सब जो चल रहा था ना मूवमेंट, वो देख के सब लगा कि कितना ये डेडिकेटेड है, 4 बजे उठ के ये सब काम कर रहा है। तो धीरे 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 आसपास के लोगों ने, सबने करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने किसी को फिर फोर्स नहीं करा। तो ये चीजें हैं जो आप करोगे तो चारों तरफ से वाइब आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर तुम जैसा रिएक्ट करोगे, तुम जितना अच्छी अच्छी हैबिट को गेन करोगे, आयुषी में ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तुम्हें उसको कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। शुरुआत में क्या होगा, आप कोई काम करोगे, वो सोती रहेगी या कुछ करेगी, लेजीनेस होगी, लेकिन एट द एंड वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। जब उसको पता चलेगा कि आयुषी अंजलि दीदी ने ऐसे ऐसे करा था, और ऐसे ऐसे उनके इतने अच्छे मार्क्स आए, उनकी तो सब तारीफ करते हैं, उनके इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड मिला है उनको, तो वो तुमसे खुद आके पूछेगी दीदी बताओ मुझे कैसे कैसे करना है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं ना, ये करो वो करो वो करो, वो खुद नहीं कर पाते, इसलिए लोग उनसे इंस्पायर नहीं होते। आपने देखा जो हमारे महापुरुष थे, महात्मा गांधी, एमके जी, जी या भैया। सरदार पटेल, या और भी बड़े बड़े लोग जितने हैं, उनके पीछे कितने करोड़ लोग थे, है ना, मिलियन ट्रिलियन लोग थे उनके पीछे।
तो क्या कहीं वो एक एक को पकड़ के ये कहते थे कि भाई तू पढ़ता क्यों नहीं, या तू इसमें आंदोलन में आता क्यों नहीं, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। वो तो पागल हो जाते ना अगर कितनों को कहते वो, एक को, दो को, चार को, 10 को, 20 को, 100 को। तो उन्होंने बेस्ट तरीका क्या निकाला, वो खुद ही फॉलो करते थे उन चीजों को भाई। जो चीजें वो दूसरों में चाहते थे, अहिंसा, सत्य, डेडिकेशन, वो उसका जीता जागता उदाहरण खुद ही थे। और उनको देख के क्या होता था, सामने वाला खुद ही इंस्पायर हो जाता था, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो आयुषी की और एक अपनी। तुम देखो, आपकी जो जनरेशन है, आपके फादर की जनरेशन है, उन्होंने स्ट्रगल देखा हुआ है बहुत। ठीक है, आपने कम स्ट्रगल देखा है ना, ये रियलिटी है। स्ट्रगल का मतलब है कि फाइनेंशियली क्राइसिस जो होते हैं, ये हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप एक ब्रिज का काम करोगे। आप ये जो लेवल बना है ना उनका, ये आपके मम्मी पापा का, उसको बढ़ाने में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। चलो आज का डिस्कशन काफी हो गया, अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। ये सारी बातें नहीं बता पाता कोई टीचर, हमें किसी ने नहीं बताई ये बातें, क्योंकि ज्यादातर टीचर सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं लेकिन स्टूडेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखो, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होता क्या है, मैट्रिक्स का एक नंबर की फॉर्म में फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स है, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं, एक का ऐसे शो करते हैं, दो डंडे लगा के। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है हमारी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं 2 3 4 5, तो इसका तरीका क्या होगा, इसके ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया एक का डिटर्मिनेंट। और अगर ये 0 के बराबर ना आया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे इसको, नॉन सिंगुलर। और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो उसको बोलेंगे सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, और अगर सिंगुलर होगा तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा कभी भी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के बराबर। अगर डिटर्मिनेंट ए ही 0 आ गया, ठीक है, तो नीचे वाला 0, इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा ये। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। आगे बढ़ते हैं, पहली वाली एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी होनी चाहिए। 4.1, चलो अच्छा एक और करके बता दो मुझे, शायद ये आपने करा भी होगा। हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसी सेट में ही, उस सवाल वाले में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर दो फटाफट। भैया इसका +-6। कितना आया भाई, भैया +-6। बिल्कुल ठीक है, +-6। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये अभी हमने रिसेंटली डिस्कस करी भी थी कि अगर पूरी की पूरी रो और कोई भी कॉलम, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये रो इस रो के बराबर है, तो 0 क्या 0 होगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, या दो कोई कॉलम बराबर है तब भी 0 होगा।
ठीक है। और अगर हम क्या करें, दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो पहले वाले का डिटर्मिनेंट अगर 5 आया था तो दूसरे वाले का -5 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। और एक प्रॉपर्टी क्या थी, देखो आगे, हर एक प्रॉपर्टी उसका एग्जांपल सामने दिया होगा। साइन चेंज हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिकल वाला हो गया, ठीक है ये भी। हाँ एक था कोई भी जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, इंटीजर, किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 4 6 है, तो हमें दिख रहा है कि इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो पर्टिकुलर इसमें से ही वो 2 कॉमन लिया जाएगा। जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होता था, डिटर्मिनेंट में पूरे डिटर्मिनेंट में से वो कॉमन आता था हर एक एलिमेंट में से। लेकिन इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एक रो सेलेक्ट कर लो या पर्टिकुलर एक कॉलम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये दिया हुआ है कि अगर इसमें से के निकाला तो बस के ही आएगा बाहर। ठीक है ना। ठीक है भैया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये पूरा हमारा डिटर्मिनेंट है तो इसको सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और λ1 λ2, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं, इसको देख के समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना। दूसरी बात जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करी थी कि आप किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में ऑपरेट कर सकते हो ऐसे किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ k को c1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर a2 में a ऐड कर दिया। यहाँ क्या करा इन्होंने कि r1 की जगह पे r1 प्लस k r3 किया और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो आपको करनी है ना, वो इसी एक्सरसाइज की करनी है 4.2 की। इसके क्वेश्चन आप जितना ज्यादा सीख लोगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके, उतना एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि नया क्वेश्चन आते ही इसमें इसको छोड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं बच्चों के। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है 4.2, बाकी मैं आगे का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ठीक है भैया। अगर आपको ट्रायंगल दे रखी हो और उसका एरिया फाइंड करना हो, तो बचपन में हमने क्या सीखा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, अगर आपको x1 y1 दिया हो, x2 y2 दिया हो, x3 y3 दिया हो, तो हम उसके डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख दो 1/2। ठीक है, x1 y1 1, ये 1 अपनी तरफ से लगा दो। ठीक है, x2 y2 और x3 y3, तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, 1/2 करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया निकालना तो बहुत आसान है। और ध्यान रखना, जब भी कोलिनियर की बात होती है, कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पे, तो अगर एक लाइन है तो बताओ कोई एरिया कवर कर रही है लाइन? नहीं भैया। तो इसलिए कोलिनियर की कंडीशन जब भी आए तो एरिया 0 लिया जाता है। ठीक है भैया। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज मैंने समझाई, इसके बाद 4.4 को देखो। 4.4 आपको सिखाती है माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे हम अभी इसका, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालो।
देखो माइनर कैसे निकालते हैं, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, M11 निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ले लो और बाकी जो बचा इसका डिटरमिनेंट निकालो। 5 2 10, ये आ जाएगा 11, ठीक है। फिर उसके बाद M12 में क्या करेंगे? अंजलि आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। जी भैया। देखो माइनर और कोफैक्टर में अंतर क्या होता है, जैसे आपने माइनर निकाला है, M11 आ गया कुछ, M12 M13, तो जो कोफैक्टर होगा ना उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, A11। और जब भी 1 और 1 ये जो है ना ये प्लेस है, इनका सम करके आपका अगर इवन आता है तो कोई नहीं छेड़छाड़ करोगे, ऐसे लिख दोगे, ठीक है, जो था वही लिख दोगे। लेकिन अगर आप क्या करो, उन दोनों का सम करके अगर ओड आता है, जैसे 1 + 2 करके ओड आएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है साइन भैया। क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि उसका साइन हम चेंज कर देंगे, नेगेटिव तो कह नहीं सकते, साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, ठीक है भाई। तो माइनर और कोफैक्टर इस तरीके से निकालोगे। एक चीज और याद रखनी है जो इसकी प्रॉपर्टी है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो नाउ। हाँ ये वाली चीज देखो, एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, तो ये कहा कि इज अ कोफैक्टर ऑफ, ये इसका कोफैक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ गिवन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर दो तो वो भी इसी के बराबर हो जाता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे A11 है, फिर A12 लिख दिया आपने, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया, ये समझो, A13 लिख दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11, कैपिटल A21, कैपिटल A31। तो ये उसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर रो के लॉन्ग पूछे या किसी पर्टिकुलर कॉलम के लॉन्ग पूछे तो ऐसे डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, ठीक है भाई। ठीक है भैया। चलो मैं आपको काम देता हूँ, अब एक काम करो, आप सबसे पहले 4.1 में तो कोई दम है नहीं, 4.2 को कंप्लीट कर दो और पूरी ईमानदारी से करना भाई, ठीक है। जो भी ठीक है इसमें भैया। डाउट आए वो मुझे बताओगे आप, और काम अपना PDF करके सबमिट कर दो, ठीक है भैया। ऊपर डेट डाल देना, ठीक है भाई। चलो ठीक है भैया। नमस्ते। नमस्ते।